तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, हमें बताना है कि क्या क्या लोकस डिनोट कर रहे हैं। सिंपली केवल लिखना है कि व्हाट आर द रिप्रेजेंटिंग। तो इसमें क्या दिया हुआ है, z का डिस्टेंस माइनस किया हुआ है 1,2 से हमेशा 3 है। सो इट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल जिसका सेंटर 1,2 है और रेडियस 3 है ना, ऑन आर्गेंट प्लेन। सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है, z का 1 से डिस्टेंस यानी 1,0 से डिस्टेंस और आयोटा से डिस्टेंस यानी 0,1 से डिस्टेंस बराबर है 1,0 से डिस्टेंस और 0,1 से डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है। तो दो पॉइंट से डिस्टेंस अगर बराबर होता है तो उसका लोकस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन। तो ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। इसका स्लोप हमें दिख रहा है ना कि -1 है, तो इसका स्लोप 1 होगा और इसके मिड पॉइंट हाफ से पास होगा। सो दिस विल बी y इक्वल टू x लाइन। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अगर लिखना हो तो। अदरवाइज हमें लोकस दिखाना था, दिस इज एनफ, राइट। थर्ड वाले में क्या बोला हुआ है कि एक पॉइंट है 0,4 और यहाँ दिया हुआ है 0,-4। z का 0,4 से डिस्टेंस प्लस z का 0,-4 से डिस्टेंस का सम हमेशा 10 है। सो यू शुड रिमेंबर कि ये डेफिनेशन ऑफ एलिप्स होती है कि अगर कोई एलिप्स होता है उस पर मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूं तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, अगर वो L है, कोई सा भी पॉइंट ले लो, दिस प्लस दिस, ये भी L होगा, ठीक है। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, तो ये एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं इसका एक फोकस 0,4 है ऑन आर्गेंट प्लेन, दूसरा फोकस 0,-4 है, एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू द कांस्टेंट डिस्टेंस। ये हम एलिप्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस, सम का जो कांस्टेंट डिस्टेंस बोला है ना, वो ये होता है जिसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, वो 10 दिया हुआ है। तो दिस लेंथ इज 10, मेजर एक्सिस इज 10। अच्छा, इसी की जगह, इसी सवाल में 10 की जगह अगर ये 8 दिया होता इज इक्वल टू 8, तो हमसे बोला होता कि 0,4 और 0,-4 इन दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम कितना है, 8 है। तो अगर 8 दिया होता तो तुम सोचो, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता, मान लो वो इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं वो डेफिनेशन से देखेगा इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस बाय ट्रायंगल लॉ विल बी ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, बट दिस इटसेल्फ इज 8, है ना।
अगर ये हमें 8 दिया होता है इज इक्वल टू 8, तो ये तो खुद ही 8 है, तो ये प्लस ये तो 8 से ज्यादा होगा, तो हम कोई सा भी पॉइंट नहीं ले सकते बाहर, है ना, क्योंकि 8 आ ही नहीं पाएगा। लेकिन बाय डेफिनेशन एलिप्स है ना, 8 कब आ पाएगा, अगर मैं इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लूँ, तो नाउ दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज 8। अगर मैं इसके एक्सटेंडेड पे भी ले लूँ तो भी 8 नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लस ये 8 से ज्यादा आने लगेगा, है ना। तो अगर ये 8 दिया होता, तो यू विल राइट दिस डाउन, अगर ये 8 दिया होता, देन इट विल रिप्रेजेंट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0,4 एंड 0,-4। इस पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, दिस प्लस दिस 8, राइट। अगर इसी सवाल में हमें 8 की जगह 6 दिया होता, एनीथिंग लेस देन 8, तो हम दुनिया में कोई पॉइंट ही फाइंड नहीं कर पाते जो इससे और इससे डिस्टेंस का सम 8 से कम हो, तो 6 भी नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा ना। कोई सा पॉइंट, इसके ऊपर भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे वो भी 8 देगा, इसके बाहर इस पे एक्सटेंडेड करेंगे वो 8 से ज्यादा देगा। सो देयर इज नो सच पॉइंट पॉसिबल ऑन दिस प्लेन या आउट ऑफ दिस प्लेन ऑल्सो, जिसका इससे और इससे डिस्टेंस निकाल के सम करें तो वो 6 या इन अदर वर्ड्स 8 से कम है, तो इस केस में इट विल रिप्रेजेंट नथिंग। समझ में आ रही है ना बात। ये सिमिलर क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है 1,0 और एक पॉइंट है -1,0। ये लिखा हुआ है z का डिस्टेंस फ्रॉम 1,0, ये z का डिस्टेंस फ्रॉम -1,0। इसका सम हमें क्या दिया हुआ है, इसका सम हमें 1 दिया हुआ है, लेकिन ये डिस्टेंस अपने आप में 2 है ना, तो 1 तो पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट मतलब 2 से छोटा तो पॉसिबल ही है, 2 पॉसिबल है, 2 लिखा रहता तो हमने बोल दिया होता कि ये लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करेगा, तो इस केस में नथिंग अगेन, कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अच्छा चलो, इसमें लिखा नहीं है, हम ऐड कर लेते हैं कुछ। ये 4B के 3 क्वेश्चन और ऐड कर लो। अब देखो, ये डेफिनेशन भी मालूम होनी चाहिए कि 2 पॉइंट से डिस्टेंस, ये A, 0 बोल देते हैं,
-a,0 ये a,0, इससे डिस्टेंस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता है तो वो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, यानी z प्लस a, ये -a,0 से डिस्टेंस हो गया, माइनस z माइनस a, दिस इज सम कांस्टेंट, तो ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मान लो ये लेंथ है कुछ चलो ये क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। ये पॉइंट है -1,0, ये पॉइंट है 1,0, तो इससे डिस्टेंस माइनस इससे डिस्टेंस, या उल्टा दिया हुआ है, इससे डिस्टेंस माइनस इससे डिस्टेंस कितना है, 4 है ना। ये कितना है, ये 2 है ना। तो जो ट्राइंगल लॉ हमने पढ़ा है ऐसे ABC की, जो A प्लस बी है वो ग्रेटर होगा C से। इसको दूसरे शब्दों में भी तुम्हें याद रहना चाहिए कि A जो है वो ग्रेटर होगा C माइनस बी से, यानी डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, दो साइड्स के बीच का, दो साइड लेंथ का डिफरेंस जो होगा वो तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये ट्राइंगल लॉ को दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं। तो दिस माइनस दिस 4 दिया हुआ है और ये 2 है, तो ट्राइंगल तो तभी बन पाएगा अगर 2 से कम होगा, तीसरी साइड 2 है ना, यानी हम कोई तीसरा पॉइंट यहाँ ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, जैसे ये पॉइंट लूंगा, तो एक ट्राइंगल बन जाएगा ना। एंड बाय ट्राइंगल लॉ डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, 4 दिया हुआ है, तो इस केस में ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मान लो एग्जैक्टली 2 दिया हुआ, एग्जैक्टली 2 दिया हुआ है, तो अगर एग्जैक्टली 2 दिया हुआ है तो अगर मैं कोई पॉइंट देखो यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ, तो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, ये तो -2 आएगा, है ना। इधर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, क्योंकि ये टोटल 2 है तो इसके 2 फ्रेगमेंट्स करके उनका डिफरेंस ले रहा हूँ, तो वो 2 से अगेन कम आएगा। मैं इस साइड कोई पॉइंट ले रहा हूँ तो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस will be equal to 2 exactly, है ना। So in this case it will represent a ray originating from -1,0 और डायरेक्शन क्या है उसका, सेम एज द लाइन सेगमेंट, I mean away from -1,0। ठीक है, इस तरफ वाला पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरफ दिस माइनस दिस -2 आ रहा है, इस पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ तो 2 से कम आ रहा है, बाहर कोई पॉइंट ले रहा हूँ तो वो यहाँ पे इक्वालिटी आने लग जाएगी, है ना। वो पॉसिबल नहीं है, ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा, यानी ये एक लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम -1,0, है ना, मूविंग अवे फ्रॉम द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1,0 एंड -1,0। कम दिया हुआ है 2 से, तो इस केस में एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, सॉरी हाइपरबोला, इस केस में ये हमारा हाइपरबोला बन जाएगा। जिसके फोकस होंगे ये होगा हाइपरबोला,
जिसका फोकस होगा 1,0 एंड -1,0। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम 1,0, डिस्टेंस फ्रॉम 1,0 इज इक्वल टू 1 होता तो सर्कल रिप्रेजेंट करता, है ना। लेस देन 1 दिया हुआ है, यानी 1,0 से डिस्टेंस जो है वो 1 से छोटा है, 1 से कम है। तो 1 से कम डिस्टेंस एग्जैक्टली 1, यानी इस सर्कल के ऊपर, इस सर्कल के अंदर सब कुछ 1 से कम, तो एवरीथिंग इनसाइड दिस सर्कल, है ना। सिमिलरली अगला वाला क्या बोला है, 1,0 से डिस्टेंस, 1,0 से डिस्टेंस क्या है, 1 या 1 से बड़ा है ना। तो अगर एग्जैक्टली 1 दिया होता तो सर्कल के ऊपर, है ना। 1 से बड़ा दिया हुआ है यानी सर्कल के बाहर, है ना। और साथ ही साथ हमें ये भी बोला हुआ है कि 3 से छोटा भी, है ना। तो अगर एग्जैक्टली 3 दिया होता तो क्या रिप्रेजेंट करता, सर्कल विद सेंटर 1,0 एंड रेडियस 3, और 3 से कम दिया हुआ है यानी इस सर्कल के अंदर, और 1 से बड़ा दिया हुआ है 1 या 1 से तो इससे बाहर। तो एवरीथिंग इनसाइड दिस सर्कल एंड आउटसाइड एंड ऑन द सर्कल दिस, है ना। अगले में क्या बोला है कि आर्गुमेंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 या 0 से ज्यादा है। तो हम देख लेते हैं 0 कब होता है। तो 0 तो उस हर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है जो इस रियल लाइन पे लाई कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना, है ना। और π/4 किसका है, तो वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन का है। इस पे हर पॉइंट का है, नीचे वाली साइड का नहीं, क्योंकि उसका -3π/4 हो जाएगा, है ना। तो वो बोल रहा है 0 और π/4, तो इसके बीच में कोई सा भी पॉइंट लेंगे तो 0 और π/4 रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये कुछ ऐसी फिगर, ऐसा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेज टाइप स्ट्रक्चर जिसका यहाँ पे ये होल है ना, क्योंकि 0,0 का आर्गुमेंट तो डिफाइंड नहीं। तो ये एक वेज टाइप स्ट्रक्चर, इनफाइनाइटली बड़ा वेज टाइप स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है।
द रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब ये देख के समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो हम एक काम कर लेते हैं, z को x प्लस आयोटा y लिख लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब बोल रहे हैं इसका रियल पार्ट इज ग्रेटर देन 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब ये अपने आप में अभी फिलहाल हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन इज इक्वल टू 0 लिखा रहता। अगर ये इज इक्वल टू 0 रखा रहता तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। बट ये कुछ ग्रेटर देन 0 दिया होगा, तो कर रहा होगा कुछ रिप्रेजेंट। पहले तो हम लाइन ही बना लेते हैं जिस जिस लाइन के बारे में बोला हुआ है। तो बोला हुआ है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस वाई, ये मान लेते हैं एक्स माइनस वाई। तो हमें पता है कि या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो, तब हो पाएगा ये हमारी लाइन है एक्स माइनस वाई, ये हमारा एक्स प्लस वाई। अच्छा, एक्स माइनस वाई में क्या रखेंगे कि नेगेटिव या पॉजिटिव आए? तो देखो इसमें मैं -1, 0 रखूंगा तो क्या आएगा, इसमें मैं -1, 0 रखूंगा तो नेगेटिव आएगा, यानी इस तरफ ये नेगेटिव देता है तो ऑब्वियसली इस तरफ पॉजिटिव देगा। अच्छा, इसमें -1, 0 के रखने पे क्या दे रहे हैं, अगेन ये वाली लाइन ये नेगेटिव दे रहा है, -1, 0 इस तरफ है, यानी इस तरफ वो नेगेटिव दे रहा है तो इस तरफ पॉजिटिव दे रहा है। तो दोनों या तो नेगेटिव देने चाहिए, दोनों नेगेटिव कब कब दे रहे हैं, ये इस तरफ दे रहा है, ये इस तरफ दे रहा है, तो दोनों नेगेटिव इस तरफ दे रहे हैं, है ना। तो एक तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर दोनों पॉजिटिव दें, तो ये पॉजिटिव इस तरफ दे रहा है, ये पॉजिटिव इस तरफ दे रहा है, तो दोनों पॉजिटिव इस तरफ दे रहे हैं, है ना। सो दिस रिप्रेजेंट ये वाला जो मार्क दे दिया है ऑन दिस आर्गेट पे। चलो, दो पॉइंट्स दिए हुए जिससे लाइन L1 बन गई कॉम्प्लेक्स प्लेन, Z1 और Z2, और दो पॉइंट्स दिए हुए जिससे लाइन बन रही है L2, और पॉइंट्स है Z3 एंड Z4। अब हमें कंडीशन फाइंड करना है कि वो दोनों लाइन पैरेलल कब है, परपेंडिकुलर कब है, ये वाली बात में देखेंगे कि ऑर्थो सेंटर, मतलब ये दूसरी चीज होगी, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस एंड सर्कमसेंटर विद वर्टिसेस दिस, ठीक है। तो ये बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि दो लाइन को ज्वाइन किया है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, और एक और सेट ऑफ दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री या 0 डिग्री कब होगा, यानी कहने का मतलब वो परपेंडिकुलर या पैरेलल कब होगा, ठीक है। तो अगर मैं Z1 और Z2 को ज्वाइन करता हूं तो हमें ये वाली लाइन मिलती है, ठीक है।
यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसको इग्नोर कर देंगे। और मैं Z3 और Z4 को ज्वाइन करता हूँ तो हमें ये मिलता है। ठीक है, क्लियर दिख नहीं रहा है तो मैं लिख भी देता हूँ। ये हमारा Z1 है, ये हमारा Z2 है, ये हमारा Z3 है, ये हमारा Z4 है। तो ये वाला एंगल है, ये एंगल होगा हमारा आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3। ठीक है, और सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हमारा आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। ठीक है, अब ये थीटा है, हमें पता करना है कि ये पैरेलल कब है और परपेंडिकुलर कब है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, Z4 minus Z3 upon argument of Z2 minus Z1. This argument minus this argument is equal to argument of this upon this, है ना? Argument of Z1 upon Z2 is equal to argument of Z1 minus argument of Z2. तो वहां से हमने लिख लिया कि argument of this minus argument of this is argument of this upon this. ये थीटा है। अगर ये पैरेलल हुए, अगर ये पैरेलल हुए तो थीटा 0 डिग्री होगा, है ना? थीटा अगर 0 होगा तो इसका मतलब क्या है? आर्गुमेंट 0 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 है यानी वो प्योरली रियल है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 कब होगा? अगर वो इस पे लाई करेगा, है ना? तो अगर दिस इज प्योरली रियल तो Z4 माइनस Z3 और Z2 माइनस Z1 ये जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? अगर यही 90 डिग्री आता है तो परपेंडिकुलर है ना? 90 डिग्री किसका आर्गुमेंट आता है? प्योरली इमेजिनरी नंबर का। अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? आर्गुमेंट किसका होता है 90 डिग्री? प्योरली इमेजिनरी का। तो यानी अगर ये प्योरली इमेजिनरी है देन दीज आर परपेंडिकुलर, राइट? तो ये पूरी बात लिख लो। चलो, तो जैसे हमने एक स्क्वायर ले लिया जिसके वर्टिसेस Z1, Z2, Z3 एंड Z4। ठीक है, तो यहाँ से ये बस एक नोट है ना, क्वेश्चन में आता है कुछ तो हम इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। हमें पता है आर्गुमेंट ऑफ मतलब Z1 अपॉन Z3, सॉरी Z1 माइनस Z3 ये वेक्टर हुआ, Z2 माइनस Z4 ये वेक्टर हुआ। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है बिकॉज ये स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का रेशियो अगर परपेंडिकुलर है तो रेशियो क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अच्छा प्योरली इमेजिनरी एक चीज छूट गई, एक चीज छूट गई कि हमने यहाँ पे 0 डिग्री बोल दिया तो हमने बोला प्योरली रियल, है ना? तो किसी को ये दिमाग में आ सकता है प्योरली रियल यानी पॉजिटिव, क्योंकि 0 डिग्री है तो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, नेगेटिव का तो पाई होता है। तो किसी दो लाइंस के बीच में एंगल 0 बोलो या पाई बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो नेगेटिव आना भी चलेगा, प्योरली रियल इज एब्सोल्युटली वैलिड। ऐसे ही जो ये हमने यहाँ पे बोला कि इनके बीच में एंगल π/2 हो वो हम 3π/2 भी बोल सकते हैं, तब भी परपेंडिकुलर है। तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब ये नहीं है कि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव हो गया तो भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये प्योरली रियल होगा। सिमिलरली ऐसे दो वेक्टर्स अगर हम लेंगे तो उन दोनों का रेशियो प्योरली रियल होगा बिकॉज दे आर पैरेलल। ये वेक्टर लेंगे, इन दोनों का रेशियो प्योरली रियल, है ना? तो ये तीन चीजें लिखेंगे अलग अलग तरीके से, है ना? ये वेक्टर और ये वेक्टर लेंगे
तो प्योरली इमेजिनरी रेशियो। और एक और पॉइंट कि दिस प्लस दिस बाई 2 विल रिप्रेजेंट इसका मिड पॉइंट, दिस प्लस दिस बाई 2 विल अगेन रिप्रेजेंट दिस थिंग ओनली। तो z1 प्लस z क्या लिखा था, z1 plus z3 by 2 must be equal to z4 plus z2 by 2, यानी बेसिकली वो दोनों इक्वल होंगे, है ना, वही लिखा हुआ है दूसरे तरीके से। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स लिख लो फिगर बना के। तो ये जो हमने पढ़ा इसको यूज करके हम किसी भी ट्राइंगल का अगर वर्टिसेस दिए हुए हैं तो हम उसका ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि ऐसे दो हमने ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किया, ये वर्टिसेस हमें गिवन। अब हमें मालूम है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, या है ना आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इसका आर्गुमेंट होगा, और आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z3 इसका आर्गुमेंट होगा, है ना। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 और आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z3 वो इसका आर्गुमेंट होगा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी इनका डिफरेंस अगर लेंगे तो वो π/2 या 3π/2 आना चाहिए, है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ दिस माइनस आर्गुमेंट ऑफ दिस इज आर्गुमेंट ऑफ इनका रेशियो, वो π/2 या 3π/2 यानी प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस z कॉन्जुगेट 0 होगा। अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है आयोटा बी, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस आयोटा बी। तो प्योरली इमेजिनरी यानी z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, तो ये हमने लगा दिया। ये जो हमने इस तरीके से लगाया कि ये लिया और ये लिया, ऐसे ही हम लगा सकते थे कि ये वेक्टर लिया, ये वाला वेक्टर लिया और ये वाला वेक्टर लिया, है ना। एंड इन सिमिलर वे वी कुड हैव कम अप विद दिस इक्वेशन, है ना। नाउ यहाँ अननोन क्या है, z एक अननोन है जो हमें चाहिए और एक z कॉन्जुगेट है। अब किसी को लगेगा कि ये दोनों तो सेम जैसे ही हैं, अगर z पता चल गया तो z कॉन्जुगेट पता चल गया, सही बात है। लेकिन z में दो अननोन होते हैं ना, किसी भी पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए कैसे भी, है ना। x एक्सिस से डिस्टेंस और y एक्सिस से डिस्टेंस, इस टाइप से दो इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी रियल पार्ट चाहिए और इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो दो हैं अननोन और दो ही वेरिएबल हैं, इन दोनों में से z कॉन्जुगेट को एलिमिनेट कर लो तो z मिल जाएगा हमें, z1 z2 और z3 की टर्म, है ना, यानी ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा हमें। ओके, ठीक है ना, तो ये लिख लो। उसके बाद लिखो लिखो तो अभी ये हमारे पास ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। ट्रू है फॉल्स है बताना। पहली चीज ट्रू है ना, क्योंकि इनका मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट z1 प्लस z3/2 है ना, और इसका मिड पॉइंट z2 प्लस z4/2। नाउ दोज मस्ट बी इक्वल बिकॉज
पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 कैंसिल आउट हो गया नीचे से, ये बच गया। अगला बोला हुआ है कि अगर ओरिजिन जो है वो सरकम सेंटर है ट्राइंगल का, दिस इज ओरिजिन, इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर है। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर ये होगा। तो सरकम सेंटर क्या दिया हो, 0,0। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। और हमें पता है कि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड ये तीनों कोलिनियर होते हैं। हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, ONGC, है ना, ठीक है ना। तो एक मिनट, में आगे क्या गलती कर दी, ये सेंट्रॉइड थोड़ी है, सेंट्रॉइड तो G है ना, तो G को यहाँ लाएंगे, सरकम सेंटर ये दिया हुआ है, सेंट्रॉइड हमें ये मालूम है, ऑर्थो सेंटर हमें पता करना है, और हमें मालूम है कि ये 2:1 होता है ना। तो 1 यूनिट जाने पे यहाँ पे अगर ये मिल रहा है तो सेम डायरेक्शन में 3 यूनिट्स जाने पे, है ना, 2 और जाना है ना, 2 यूनिट्स और जाना है, तो सेम डायरेक्शन में 3 यूनिट्स जाने का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हो जाएगा। ऐसा हमने पहले किया है शायद कि 3 यूनिट जा रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। So this is also true. हाँ, सर्कल्स में किया था हमने। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि Z1 का 1,0 से डिस्टेंस, Z2 का 1,0 से डिस्टेंस, Z3 का 1,0 से डिस्टेंस बराबर है ना, यानी Z1, Z2, Z3 lies on a circle centered at 1,0, है ना, तभी इन तीनों का इससे डिस्टेंस बराबर है। तो सरकम सेंटर इज दिस, सरकम सेंटर क्या है 1,0, और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये दिया हुआ, और हमें मालूम है सेंट्रॉइड जो है वो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 होता है, यानी वो भी 1 दिया हुआ है, यानी हमें बोला है सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर सेम है ना। और हमें मालूम है ऑर्थो सेंटर, ये मालूम है ONGC कि ये तीनों सेम लाइन में लाई करते हैं, और ये 2:1 होता है, और बोला ये दोनों सेम है तो इसको भी सेम होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम 0 यूनिट मूव किए तो हमें सेंट्रॉइड मिला है, तो अगेन 0 यूनिट मूव करने पे ही हमें ऑर्थो सेंटर भी मिलना चाहिए, तभी 2:1, 0/0 ही तो 2:1 आ सकता है, समथिंग अपॉन 0 तो 2:1 नहीं आ सकता, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्थो सेंटर भी यही है। अब ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड दे आर कोइंसाइडिंग, implies the triangle is equilateral, है ना। कोई भी दो कोइंसाइड कर जाए तो तीसरा अपने आप करना ही पड़ेगा, तो केवल यहीं पे हम बोल सकते थे कि इक्विलेटरल है, ठीक है। ये एडेड इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में हमने पहले से फिट कर रखी है कि दो कोइंसाइड कर गए तो तीसरा तो अपने आप करना ही।
तो वो आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है कि थर्ड विल आल्सो कोइंसाइड। ये कर लो, फिर डी मोवियस थ्योरम पे यूज करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है। मैं उसको इस तरीके से डिनोट करता हूँ वेक्टर की तरह, बताऊंगा क्यों। ठीक है, इस तरीके से डिनोट किया। इस तरीके से मैंने इसलिए डिनोट किया है सो दैट ये मेरे को एक आयोटा z दिख गया ना, तो मेरे को दिख रहा है कि वो 90 डिग्री रोटेट करने पे मिलेगा, आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, इस वजह से जानबूझ के लिखा है। तो z, तो आयोटा z कैसा होगा, इसी को 90 डिग्री रोटेट कर, ऐसा है ना। तो नाउ दिस पॉइंट इज आयोटा z। अच्छा, z प्लस आयोटा z, नाउ वी नो कि दिस कैन बी एडेड लाइक वेक्टर्स। तो वेक्टर की तरह अगर मैं ऐड कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां ले जाऊंगा, है ना। नाउ ये वाला लाइन, ये वाला वेक्टर अगर बोलो तो दिस इज z प्लस आयोटा z। ये बोल रहा है एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है z आयोटा z और z प्लस आयोटा z से, है ना। यानी बेसिकली वो इस ट्राइंगल की बात कर रहा है। इस वाले ब्लू वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है कि ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इसका एरिया हमें दिया हुआ है ना, दैट इज 8 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। ठीक है ना। ओके, अब तुम देखो कि ये परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर था, है ना, ये पैरेलल थे, तो दिस इज, और ये लेंथ इक्वल थी, तो दिस इज अ रेक्टेंगल, है ना, इनफैक्ट अ स्क्वायर, क्योंकि साइड लेंथ इक्वल है। मॉड z इज इक्वल टू मॉड आयोटा z, राइट। तो ये दोनों ट्राइंगल, ये ब्लू वाला और रेस्ट ऑफ द पार्ट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एरिया बराबर होगा, तो एरिया होगा हाफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा हमारा एक साइड मॉड z, दूसरी साइड मॉड आयोटा z बोल दो, या तो एरिया ऑफ स्क्वायर बोल रहे हैं ना, तो साइड स्क्वायर, है ना। ये कितना दिया हुआ हमें 8, तो मॉड z कितना आ गया 4। ओके, नेक्स्ट हम डी मोवियस थ्योरम करेंगे थोड़ी